हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। इस अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज में आइए आज हम रिवाइज करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर को। ये एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स को जनरली थोड़ा टफ लगता है। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, बट आई प्रॉमिस यू इस पॉडकास्ट के बाद में ये आपके एकदम टिप्स पर हो जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर के नाम में रेस्पिरेशन शब्द आया है। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन एक तरह से फोटोसिंथेसिस का जस्ट ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर ने मिलकर C6H12O6 यानी खाना बनाया था और O2 एज अ बाय प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई थी। यहाँ ठीक उल्टा होगा, यहाँ हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे। एक्चुअली वो जो ग्लूकोज है C6H12O6, उसके जो 6 कार्बन है उनके बीच में जो बॉन्ड है उसमें एनर्जी है, वो सन की एनर्जी जो फूड की केमिकल एनर्जी में स्टोर हो गई है। सो यहाँ पर हम इस फूड को, इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे, चाहे एरोबिकली या एनारोबिकली, बट ऑक्सीडाइज करेंगे और इससे फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज हुई थी एंडरगोनिक, बट रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी और उस रिलीज्ड एनर्जी से ATP बनाई जाएगी, यानी एक्सर्गोनिक प्रोसेस है नंबर 1। नंबर 2 ऑब्वियसली मल्टी स्टेप में होगा। एक झटके में अगर तोड़ोगे तो हीट के फॉर्म में सब लॉस हो जाएगा, तो मल्टी स्टेप धीरे 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 हम इस खाने को तोड़ेंगे। नाउ नंबर 3, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? ध्यान से समझिएगा। C6H12O6 प्लस 6O2 और प्रोडक्ट बनते हैं 6CO2 6H2O एंड एनर्जी। तो ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर C6H12O6 के हाइड्रोजन हम निकालेंगे, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी फूड का ऑक्सीडेशन होगा। सो ये एक्सर्गोनिक है, एनर्जी रिलीज होगी जिससे ATP बनाएंगे। ये मल्टी स्टेप है, हर स्टेप पर एंजाइम्स होंगे, यानी एंजाइम कैटालाइज्ड है, और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, भले ही O2 यूज करें या नहीं करें। अब ये कैटाबॉलिक है कि एनाबॉलिक? देखो, आप वैसे तो कहोगे मैम खाना तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यानी कैटाबॉलिक, और आप सही भी हैं। लेकिन मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन में बताया था, याद है आपको, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से फर्स्ट अमीनो एसिड बनता है ग्लूटामेट, फिर उससे बाकी अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड रेस्पिरेशन की क्रेब साइकिल में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, यानी जरूरत पड़ने पर रेस्पिरेशन के स्टेप के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बाहर निकल के कैन बी यूज टू मेक, वो सिंथेसाइज करने के भी काम आ सकते हैं, यानी एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। तो कैटाबॉलिज्म तो है ही, हम बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, दोनों मतलब एम्फी यानी एम्फीबॉलिक है। अब आप सब जानते हैं कि पेड़ में केवल ग्रीन पार्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, बाकी नॉन ग्रीन पार्ट्स को खाना पहुंचाया जाएगा। एनिमल्स को पेड़ों के थ्रू खाना मिलेगा, हर्बीवोर्स जो हैं शाकाहारी, और कार्निवोर्स को इन हर्बीवोर्स को खा के मिलेगा। और जब ये पेड़ जानवर मरेंगे तो डिकम्पोजर को खाना मिलेगा, यानी सबको इस तरह से फूड मिल गया। तो बताओ मुझे कि जो रॉ मटेरियल है रेस्पिरेशन का, जिसे तोड़ा जा रहा है, यानी शुगर, वो कहां से मिल रही है? photosynthesis. So raw material for respiration comes from photosynthesis. अब स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि डू प्लांट्स ब्रीथ? देखिए, प्लांट सांस लेते हैं, पेड़ CO2 लेंगे, O2 छोड़ेंगे फोटोसिंथेसिस के टाइम, लेकिन O2 इनहेल और CO2 एक्सेल बिल्कुल हमारी तरह भी करते हैं, बट पेड़ों में कोई अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि पेड़ों में एवरी पार्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। तो हर पार्ट जो है अपनी अपनी O2 CO2 की व्यवस्था खुद करता है। वैसे भी रेस्पिरेशन की रेट लो होगी पेड़ों में, क्योंकि पेड़ों को बहुत ज्यादा काम करना नहीं है जानवरों की तरह। मेन एनर्जी की जरूरत, जो गैस की जरूरत पड़ती है, वो फोटोसिंथेसिस लीफ को पड़ती है। तो लीफ के पास खुद के स्टोमेटा हैं। इवन जो बार्क है, जहां पर छाल बन गई है, वहां पर भी लेंटिसल्स होते हैं, ब्रीदिंग पोर्स, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट्स, मैं पहला टॉपिक यहां पर ले रही हूं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये NCERT में लास्ट में दिया है, पर मैं पहले बता रही हूं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब वो सबस्ट्रेट जिसका रेस्पिरेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसे तोड़ा जाएगा। आप जानते हैं, सबसे पहले तो आ गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब एक टर्म है RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। इसका सिंपल सा मतलब है कितनी CO2 रिलीज हुई डिवाइडेड बाय कितनी O2 यूज हुई, अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड। अभी अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है C6H12O6 प्लस 6 O2 यूज होते हैं और 6 CO2 बाहर निकलते हैं, 6/6 = 1। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ हो गया 1।
नाउ अगर ये फैट है, जैसे ट्राई पाल्मिटिन जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा है, तो 0.7, और अगर प्रोटीन है तो 0.9। एक बात ध्यान रख लो स्टूडेंट्स, अकेला प्रोटीन या फैट बॉडी कभी यूज नहीं करती। अकेला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज तोड़ा जा सकता है एनर्जी के लिए, बट प्रोटीन एंड फैट अलोन आर नेवर यूज्ड। अब आपको एक ट्रिक बताती हूं, देखो कार्बोहाइड्रेट का 1 तो हमें याद रहता है, फैट और प्रोटीन की याद करवाऊं, आप जीवन में नहीं भूलेंगे, अपन मरते दम तक नहीं भूलेंगे। देखो फैट का F लिखो, F कैपिटल F को उल्टा कर दो 7 बन जाएगा, और प्रोटीन में P लिखो, P को उल्टा कर दो, मिरर इमेज बना दो तो 9 बन जाएगा। तो फैट का 0.7 और प्रोटीन का 0.9। चलिए बताइए मुझे, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो RQ कितनी होगी? भाई एनारोबिक हो रहा है, ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं हो रही है, यानी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। इसी तरह ऑर्गेनिक एसिड्स का ये मोर देन 1 आता है। तो ऑर्गेनिक एसिड अगर तोड़े जाएंगे, जैसे मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, तो मोर देन 1, कार्बोहाइड्रेट में 1, प्रोटीन में 0.9, फैट में 0.7 और एनारोबिक में इन्फिनिटी। अब हम आ जाते हैं 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में O2 यूज होगी, एनारोबिक में O2 यूज नहीं होगी। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, यानी वो जो 6 के 6 कार्बन है सब तोड़े जाएंगे, धुआं धुआं CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी। जबकि यहाँ पे एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। हम देखेंगे या तो लैक्टिक एसिड बनेगा जो 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी अभी भी ये 3 कार्बन के बीच में बॉन्ड है, या इथाइल अल्कोहल एंड CO2 बनेगा। तो इथाइल अल्कोहल में भी C2H5OH अभी भी 2 कार्बन साथ में जुड़े हैं। सो एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो नेचुरली एरोबिक में बहुत हाई ATP मिलेगी, जबकि एनारोबिक में 2 ATP, बहुत कम ATP मिलती है। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, बट अगर यूकैरियोटिक है तो आगे के लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS, OP अभी मैं सब पढ़ाऊंगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन तो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, केवल साइटोप्लाज्म ही इन्वॉल्व होता है। अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एक कॉमन स्टेप की, जो चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो दोनों में होगा, एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड से लिया है, G से ग्लाइकोलाइसिस, G से ग्रीक, लैटिन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ग्लाइको मतलब शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, शुगर का तोड़ना इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड होता है C3H4O3 या CH3COCOH, यानी 3 कार्बन अभी भी जुड़े हैं, खाली बीच वाला एक बॉन्ड टूटा है। सो ग्लाइकोलिसिस में 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं हमें। अब इसका एक और नाम है ग्लाइकोलिसिस का EMP पाथवेज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि एक लड़का है एमडन, वो कह रहा है कि एमडन को मेयर सिटी के मेयर का हाफ, आधा परिणाम। सो एमडन को मेयर का हाफ परिणाम, यानी एमडन, मेयरहॉफ और परनास 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था, EMP पाथवे। अब नेचुरली अगर एरोबिक एनारोबिक दोनों में हो रहा है, यानी ये हर ऑर्गेनिज्म में होगा, एरोबिक एनारोबिक, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, यूनिवर्सल प्रोसेस है। दूसरा, ये साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में भी हो रहा है, तो नेचुरली किस में होना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म में। चलिए आइए फटाफट से ग्लाइकोलिसिस को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है कि ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस से बना उसे सुक्रोज में कन्वर्ट करा हुआ है, ट्रांसपोर्ट जब कर रहे हैं फ्लोएम से। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज से मिलकर बना है, ये हम जानते हैं। अब हम ग्लूकोज तोड़ना सीखेंगे और फ्रक्टोज में क्या होगा वो कैलकुलेशन भी आपको सिखा दूंगी मैं। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा हो सकता है ये खाना स्टोर्ड हो स्टार्च के रूप में। अगर स्टार्च के रूप में स्टोर्ड है तो अमाइलेज एंजाइम से माल्टोज बनाएंगे, माल्टेज से ग्लूकोज बनाएंगे। और अगर सुक्रोज के रूप में है खाना तो उसे सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेंगे। अल्टीमेटली अब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे। सुनिए ध्यान से, ग्लूकोज में लगाई फांस, उसे फांस चुबा दी तो बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। फांस चुबा दी, बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट कहां से आया है? ATP से उधार ले लिया, एक ATP यूज हो गई, एंजाइम लगेगा काइनेज यानी हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी जैसे ही फांस चुबाई उसने अपना स्वरूप बदला तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा।
अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जैसे ही उसने अपना स्वरूप बदला तो हमने कहा अच्छा भैया एटीट्यूड दिखा रहे हो, एक और फांस चुबा दी, यानी ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। पहले तो 6 आखिरी कार्बन यानी पैर में फांस चुबाई थी, अब 1 यानी सर पे भी फांस चुबा दी। यहां पर भी फांस कहां से लेंगे, फॉस्फेट कहां से लेंगे, एटीपी से उधार लेंगे, तो एक एटीपी यूज हो गई, एंजाइम फिर से काइनेज लगेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो मैंने क्या कहा, ग्लूकोज, ग्लूकोज में फांस चुबाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर स्वरूप बदला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक और फांस चुबा दी, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जो पहला स्टेप है जहां फांस चुबाई है, तीसरा स्टेप जहां फांस चुबाई है, वहां एक एक एटीपी यूज हो गई। अब हम तो कह रहे हैं एटीपी मिलेगी, तो एटीपी यूज हो रही है, कोई बात नहीं, अभी समय बदलेगा। तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट यानी जब आपने उसके सर में दूसरी फांस चुबा दी तो उसका दिल टूट गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके 2 टुकड़े हो गए दिल के, यानी यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की, एल्डोलेज एंजाइम लगेगा। ये पागल हो गया, ये धांप गया, पागल हो गया, यानी फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कुछ भी कहो, और धांप गया, धांप DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उससे बना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये टूटा तो पागल और धाप 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए। अब ये आपस में भी इंटर कन्वर्टेबल है, यानी आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा। तो ये 5 स्टेप जो शुरू के हैं, यहां पे 2 एटीपी खर्च हो चुकी है फर्स्ट और थर्ड स्टेप में, अभी तक कोई एटीपी नहीं मिली है, CO2 नहीं निकला है, O2 यूज नहीं हुआ है, और हमारे को ये 3 कार्बन के कंपाउंड मिल गए। अब धाप भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पागल में, यानी अब कहानी 2 पागल की चलेगी, एक ग्लूकोज से हमें 2 पागल मिल गए, ऐसा समझ लीजिए। अब समझिए पागल क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड जैसे इसका दिल टूटा, ये पागल हुआ, इसमें जलन हुई, इसको बहुत जलन हो रही है स्टूडेंट्स, ये एसिड की तरह जल रहा है, यानी एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, अब आगे सारे एसिड्स ही बनेंगे, और जैसे ही ये एसिड बनेगा, एल्डिहाइड से एसिड बनाना है, एल्डिहाइड CHO होता है, एसिड COOH होता है, यानी एसिड के पास एक्स्ट्रा O होता है, यानी एल्डिहाइड से O, एल्डिहाइड में O ऐड हुआ है। अब O तो ऐड कर नहीं सकते, तो H तो निकाल सकते हैं, और हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, ये आपको केमिस्ट्री आती है। तो जो हाइड्रोजन एल्डिहाइड से निकलेगा उसे लेने कौन आएगा, NAD। तो इस स्टेप में जहां एल्डिहाइड से एसिड बनेगा पहली बार, वहां पे हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ऑक्सीडेशन होगा, यानी NAD आएगा, उसे पकड़ेगा और NADH2 बनेगा। तो NAD ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, NAD का रिडक्शन हुआ, लेकिन पागल का ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे ही एसिड की तरह जलता है, हम इसके एटीट्यूड को तोड़ने के लिए फिर से इसी स्टेप पर एक फांस भी चुबाते हैं। तो जहां पर एल्डिहाइड बन रहा है वहां पर एक और फांस चुबा दी, फांस चुबा दी, फॉस्फेट किससे मदद मांगेंगे, एटीपी से। एटीपी बोलेगी मैं नहीं करूंगी मदद, तुमने तो कहा था एटीपी बना के दोगे, मेरे से उधार लिए जा रहे हो, एक बार नहीं 2 बार उधार ले लिया, मैं नहीं दूंगी। तो अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करते हैं, जैसे H3PO4। तो ये जो 6th स्टेप है एल्डिहाइड से एसिड बनने का, यहां पर NADH2 भी मिल रहा है, एक से एक पर कहानी 2 की चल रही है, यानी 2 NADH2 मिल रहे हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हो रही है, यानी ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टेप है। एंजाइम कितना आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ऐसा एंजाइम चाहिए जो पागल में से हाइड्रोजन रिमूव करा दे, तो पागल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था, अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, और एक फॉस्फेट और जुड़ गया, यानी 3 की जगह 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी 1,3 BPGA बन गया। तो पागल से बन गया 1,3 BPGA। अब 1,3 BPGA से बनेगा 3 PGA, 3 PGA से 2 PGA, तो 1,3 BPGA से जब 3 PGA बनेगा, यानी एक फॉस्फेट रिमूव होगा, अब वो ATP आ जाएगी अपना उधार मांगने, बोले लाओ लाओ लाओ, तुम लोग फॉस्फेट बांट रहे हो, मेरा लिया था तुमने दे दो, यानी यहाँ पर हमें ATP मिल जाएगी। एक मॉलिक्यूल से एक एक मिल रहा है, पर यहाँ 2 की कहानी चल रही है, तो 2 ATP मिल जाएंगी। तो जब 1,3 BPGA से 3 PGA बनेगा, तब हमें 2 ATP मिल गई हैं, गेन हो गया है। 3 PGA से 2 PGA जो बनेगा, ये सिंपल आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगी, 3rd कार्बन से उठा के फॉस्फेट 2nd कार्बन पे आ गया। अब ये सब करते करते जो खूब प्यास लगेगी,
प्याज मतलब पेप्सी पिलाएंगे इसको, और पेप्सी में आप जानते हो इनो जैसा बबल्स आते हैं, तो एंजाइम लगेगा इस रिएक्शन में अब इनोलेज, और पेप्सी मतलब अब बनेगा पेप, तो 2PG से पेप बनता है, यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। ठीक है, अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है इस स्टेप में जब ये प्यास लग रही है, इनोलेज लग रहा है, पेप बन रहा है, तब एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव भी होता है, डिहाइड्रेशन। तो 1 से 1, 2 से 2, ये सब 2 2 2 2 2 2 बनेंगे। अब पेप जो है इससे पाइरुविक एसिड यानी पाइरुवेट बनेगा, 1 से 1, 2 से 2, यहां एंजाइम लगेगा पाइरुवेट काइनेज। अब सुनिए स्टूडेंट्स, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनाना है यानी फॉस्फेट हटाना है, फिर से वो एटीपी आ जाएगी, लाओ 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 मेरा उधार वापस दो, तो यहां फिर से एटीपी बनती है। तो मैं समराइज करती हूं, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी यूज हुई, 6th स्टेप में 2 NADH2 मिले, 7th स्टेप और लास्ट स्टेप में 2 एटीपी मिली, टोटल 4 एटीपी मिली, पर 2 खर्च करी हैं हमने, यूज करी हैं फर्स्ट और थर्ड स्टेप में, यानी नेट गेन 2 एटीपी का है। तो हमें हाथ में मिली 2 एटीपी और मिले 2 NADH2, ना O2 यूज हुई है ना CO2 रिलीज हुआ है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन का कॉमन स्टेप है, साइटोप्लाज्म में होता है, हर स्टेप पर एक एंजाइम इन्वॉल्व है। इतना टिप्स पर हो गया। अब ये 2 एटीपी जो हाथ में मिलती है डायरेक्ट, इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ऐड करा है एडीपी में जिससे एटीपी बनी है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एटीपी मिल गई रिएक्शन में। ये जो 2 NADH2 है इससे अभी एटीपी नहीं मिली, ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचे, तो हमें 1 NADH2 से 3 यानी 2 से 6 एटीपी मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब इस पर नीट 2022 में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आया था माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक में से ग्लाइकोलिसिस के लिए एनारोबिक मानते हैं। तो 2 एटीपी और 8 एटीपी अगर दोनों ऑप्शन है नेट गेन में, देखो 2 एटीपी तो डायरेक्ट मिल रही है, अगर एनारोबिक है तो बस यही 2 एटीपी मिलेगी, पर एरोबिक है तो 2 तो ये मिलेगी, और 2 NADH2 से 6 एटीपी यानी टोटल 8 एटीपी मिलेगी। नीट 2022 में क्वेश्चन आया है, तो हम क्या आंसर माने? उन्होंने नहीं दिया एरोबिक या एनारोबिक, कुछ भी नहीं दिया, तो एनारोबिक मान के 2 एटीपी आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए। सो दिस इज अबाउट ग्लाइकोलिसिस, 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 नेट गेन एटीपी का प्लस 2 NADH2 हमें मिल गया, ना O2 यूज हुई है ना CO2 रिलीज हुई है। अब आइए देखते हैं इस पायरुविक एसिड की किस्मत, फेट ऑफ पायरुवेट। इसकी किस्मत डिपेंड करेगी सेल की नीड क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है। अगर सेल को बहुत एटीपी बनानी है, 38 एटीपी बनानी है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये 2 एटीपी बहुत है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब आइए हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को पहले फटाफट से आगे बढ़ा देते हैं। अब होगा फर्मेंटेशन। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान से सुनना, पायरुविक एसिड से जब हम लैक्टिक एसिड बनाएंगे या इथाइल अल्कोहल CO2 बनाएंगे, तो लेस देन 7% ऑफ ग्लूकोज एनर्जी विल बी रिलीज्ड, लेकिन उस एनर्जी जो रिलीज हो रही है उससे हम एटीपी नहीं बना सकते। यानी अब हमें आगे और कोई एटीपी नहीं मिलने वाली, बस ये 2 जो मिल गई वो मिल गई ग्लाइकोलिसिस में। तो 7% से कम तो ऊर्जा रिलीज होगी, उससे भी एटीपी नहीं बना पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, चाहे लैक्टिक एसिड बने चाहे अल्कोहल बने, दोनों खतरनाक जहरीले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं? हम यही पायरुविक एसिड पे रुक जाते ना, एक्स्ट्रा एटीपी मिलनी नहीं है, जहरीले प्रोडक्ट बन रहे हैं। यीस्ट तो 13%, 13%, टेढ़ा बड़ा 13 वैसे ही खतरनाक नंबर होता है, 13% पे तो यीस्ट की डेथ हो जाती है। जैसे यीस्ट 13% अल्कोहल बना लेता है, 13% उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, नेचुरल फर्मेंटेशन, प्राकृतिक रूप से उनमें मैक्सिमम 13% ही अल्कोहल हो सकता है। उससे ज्यादा अल्कोहल कंटेंट चाहिए तो आर्टिफिशियल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। तो फिर क्यों कर रहे हैं फर्मेंटेशन, आइए समझाती हूँ आपको, मजे आ जाएंगे। पहले लैक्टिक एसिड समझो, यहां मुझे 2 पायरुविक एसिड से अब 2 लैक्टिक एसिड बनाने हैं। पायरुविक एसिड होता है C3H4O3 और लैक्टिक एसिड होता है ग्लूकोज का आधा C3H6O3। यानी एक पायरुवेट से एक लैक्टेट बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो 2 के 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए अगर 2 से 2 बनाने हैं। अब ये हाइड्रोजन कौन देगा? अरे अपना NADH2। भाई एरोबिक तो हो नहीं रहा, NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में तो जाएगा नहीं, तो NADH2 बोलता है मेरे 2 हाइड्रोजन ले लो और एक पायरुवेट से एक लैक्टेट बना लो, और मैं वापस ऑक्सीडाइज हो गया, NADH2 ऑक्सीडाइज हो गया, उसने अपने हाइड्रोजन दे दिया और NAD में वापस कन्वर्ट हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर मैं ये फर्मेंटेशन नहीं करती
तो NADH2 ऑक्सीडाइज नहीं होता, एक दिन NAD की सप्लाई खत्म हो जाती सेल में और उस दिन ग्लाइकोलिसिस भी रुक जाता, वो जो 2 ATP मिल रही थी वो भी नहीं मिल पाती। यानी फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है? टू रीऑक्सीडाइज NADH2 बैक टू NAD। आ गए मजे? अब NADH2 का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, पर पायरुवेट में तो ऐड हो रहा है, तभी तो लैक्टिक एसिड बन रहा है, यानी पायरुवेट का रिडक्शन हो रहा है। फर्मेंटेशन एक रिडक्टिव प्रोसेस है। आप पढ़ना एनसीईआरटी के एक लाइन टिप्स पर होगी। एंजाइम कौन सा लगेगा? बड़ा आसान है यार, वो एंजाइम लगेगा जो NADH2 में से हाइड्रोजन खींच ले, यानी डीहाइड्रोजिनेज, और प्रोडक्ट बन रहा है लैक्टेट, तो नाम हो गया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। हमारे आरबीसी में, हमारी मसल्स जब स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होती है, कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB दही वाले बैक्टीरिया, इन सब में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मिलता है और इसीलिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। चलिए नाउ नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 यानी अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है? सेम घटना घटेगी, पर इनमें क्या होता है, पहले पायरुवेट में से एक कार्बन निकलता है तो CO2 बनती है और अल्टीमेटली इथाइल अल्कोहल बन जाता है C2H5OH। तो लैक्टिक एसिड तो 3 कार्बन था, 3 कार्बन पायरुवेट से 3 कार्बन लैक्टेट बना रहे हो तो कोई CO2 रिलीज नहीं होगी, पर पायरुवेट 3 कार्बन है, आप उससे इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन बना रहे हो तो यहाँ पर हमें CO2 भी मिलती है। तो एक पायरुवेट से एक इथाइल अल्कोहल एक CO2 मिलेगी, पर अगर 2 की बात करें तो 2-2 मिलेगी। यहाँ पे एंजाइम लगेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, वो NADH2 से हाइड्रोजन खींच के अल्कोहल बनवाएगा, सेम फंडा है। बट यहां एक और एंजाइम लगेगा जिसने पायरुवेट में से CO2 कार्बन अलग किया है, यानी पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। तो जो यीस्ट है जो अल्कोहल फर्मेंटेशन करते हैं, या कुछ बैक्टीरिया हैं जो अल्कोहल फर्मेंटेशन करते हैं, उनके पास 2 एंजाइम्स हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। हो गया टिप्स पर? आगे बढ़ जाएं, चलो अब अपन आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पर। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बनके तैयार है। अब ये 2 पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करके मैट्रिक्स में आ गए हैं। अब यहां पहली घटना क्या घटेगी? सबसे पहले पायरुविक एसिड से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, फिर वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। यानी ये जो स्टेप है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने का, ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की रिएक्शन है, इसे लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये सब मैट्रिक्स में हो रहा है। अब समझो क्या होगा स्टूडेंट्स, पायरुवेट से मुझे एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना है तो मैं कोएंजाइम में ऐड करूंगी, और पायरुवेट 3 कार्बन है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, यानी एक और कार्बन टूटेगा, CO2 रिलीज होगा। ठीक है, नाउ 2 पायरुवेट की कहानी है तो 2 कोएंजाइम में ऐड होंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे और 2 CO2 रिमूव होंगे। अब जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है तब भी पायरुवेट से हाइड्रोजन निकलते हैं, उन्हें पकड़ने फिर से NAD आएगा और फिर से NADH2 बनेंगे, और 2 की कहानी चल रही है तो 2 NADH2 मिलेंगे। यानी इस रिएक्शन में 2 CO2 और 2 NADH2 हमें मिल गए और 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बन गए। एंजाइम कौन सा लगेगा? बड़ा आसान है, जो पायरुवेट से हाइड्रोजन खींचे, यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम के कुछ कोफैक्टर्स भी हैं। कोफैक्टर्स याद रखने की ट्रिक है, टिप्पू की मां को लाओ। क्या है टिप्पू? टिप्पू मतलब TPP, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, विटामिन B1 थाइमीन पायरोफॉस्फेट। टिप्पू की मां, मां मतलब मैग्नीशियम आयन, लाओ, लाओ मतलब La लिपोइक एसिड। ये तीनों इसके कोफैक्टर्स होंगे। मजे आ गए? चलिए, यानी आप गौर से देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम धीरे धीरे हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं ग्लूकोज के। एक तो पागल में से हाइड्रोजन रिमूव करे थे ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, 2 NADH2 बना लिए थे। एक अभी पायरुवेट में से हाइड्रोजन रिमूव करके फिर से हमने 2 से 2 NADH2 बना लिए हैं। हम धीरे धीरे हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। हम क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन ही तो हाई एनर्जी है। आपको याद है फोटोसिंथेसिस में लाइट जब पड़ी थी तो इलेक्ट्रॉन ही तो उचका था, तो लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ही तो है। तो हम बड़ी चालाकी से इलेक्ट्रॉन एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिमूव करते जा रहे हैं। इसी से हम ATP बनाएंगे, इसी ऊर्जा से। और दूसरा, हम कार्बन भी तोड़ते जा रहे हैं। चलिए, तो अब एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स मैट्रिक्स में आ गए हैं। अब होगी क्रेब्स साइकिल। आइए समझिए क्रेब्स साइकिल। साइकिल मतलब यहां से शुरू होकर यहीं वापस घूम के आएगी। ध्यान से सुनिए, 1 क्रेब्स साइकिल में 1 एसिटाइल कोएंजाइम है,
काम आएगा, पर क्योंकि हम 1 ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो 2 पायरुवेट बने, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने तो 2 क्रेब्स साइकिल रन करेगी। हम पहले एक की कहानी सुनते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है। सबसे पहले वो उधार लेगा 4 लाख यानी 4 कार्बन कंपाउंड ओआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये वही है जो आपने पढ़ा होगा C4 पेड़ों का पहला प्रोडक्ट बनता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में ओआ के साथ कंडेंसेशन होगा, 2 कार्बन प्लस 4 कार्बन यानी 6 कार्बन का सिट्रेट बनेगा। कैसे याद रखेंगे अपन, देखो ये पहला स्टेप है कंडेंसेशन और सिट्रेट बन रहा है तो एंजाइम लगेगा सिट्रेट सिंथेज। और ये पहला स्टेप है, मेहमान आया है घर पे, स्वागत हो रहा है, पहला स्टेप है, तो यहाँ पानी पिलाओगे, सबसे पहले पानी ऐड होता है और नींबू पानी पिलाओगे तो सिट्रेट बनता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम और ओआ कंडेंसेशन हुआ, इस स्टेप में वाटर यूज होता है, पानी पिलाते हैं और सिट्रेट नींबू पानी यानी सिट्रेट बनता है, एंजाइम लगता है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट 6 कार्बन है, इससे बनता है आइसोसिट्रेट, आइसोमेराइजेशन, अकॉनिटेज एंजाइम यूज होता है। अब इस 6 कार्बन से 5 कार्बन और 5 कार्बन से 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा। तो सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड और उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम। इन दोनों स्टेप्स पे जब 6 से 5 कार्बन और 5 से 4 कार्बन हो रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों स्टेप्स पर एक एक CO2 रिमूव हो रहा है और दोनों स्टेप्स पर हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, जिन्हें पकड़ने NAD आता है यानी NADH2 बनता है। तो दोनों स्टेप्स पे ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी हाइड्रोजन रिमूवल, जिससे NADH2 बन रहे हैं, और दोनों स्टेप्स पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है यानी दोनों स्टेप्स हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेज। आइए इनके एंजाइम्स याद करते हैं, कुछ भी नहीं है, बड़े आसान है। देखो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बना रहे हो, हाइड्रोजन खींचना है, NADH2 बनाना है, तो ऐसा एंजाइम चाहिए जो आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन खींचे यानी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनाना है, हाइड्रोजन खींचना है, ऐसा एंजाइम चाहिए जो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से हाइड्रोजन खींचे यानी अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। सो इजी। मैंने क्या किया सुनो, मैंने एसिटाइल कोएंजाइम के जो 2 कार्बन थे ना उनका बॉन्ड तोड़ दिया, तभी तो वो दोनों कार्बन CO2 के रूप में मुझे मिल गए। और हाइड्रोजन भी खींच रही हूं मैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर एनर्जी है, जिससे मैं आगे जाकर भविष्य में ATP बनाऊंगी। मजे आ रहे हैं आपको। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड है, अब इसके बाद सक्सिनिक एसिड बनेगा। देखो याद करने का तरीका, सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद सक्सिनिक एसिड, कोएंजाइम मतलब कोशिश, सक्सिनाइल मतलब सक्सेस सफलता की कोशिश, उसके बाद सफलता मिलेगी यानी सक्सिनिक एसिड। तो पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम फिर सक्सिनिक एसिड, और एक बार सक्सेसफुल हो गए तो FM पर हमारा इंटरव्यू आएगा, इसके बाद बनेगा FM यानी फ्यूमरेट और मैलेट, और वापस OR रीजनरेट होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम के साथ OA जुड़ा, कंडेंसेशन, वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम लगेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा 6 कार्बन, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनेगा, आइसोमेराइजेशन, अकॉनिटेज एंजाइम लगेगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा, CO2 भी मिलेगी और ऑक्सीडेशन होगा यानी NADH2 बनेगा, एंजाइम लगेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ही बनेगा, यानी इस समय भी 4 कार्बन बन रहा है 5 कार्बन से, तो एक CO2 मिलेगा, एक NADH2 मिलेगा, यानी एंजाइम लगेगा अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब सक्सेस की कोशिश से हम सक्सेसफुल बनेंगे यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनेगा। इस समय पर जब आप कोशिश करके सक्सेसफुल होते हैं तो पैसा आता है यानी यहाँ ATP डायरेक्ट बनती है। पहले GDP से GTP बनेगी, GTP तो सेल पहचानता नहीं है तो वो अपना फॉस्फेट ADP को देके ATP बनाएगा, यानी जब कोशिश से सक्सेसफुल होंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनेगा, उस समय पर ATP मिलती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाया GTP। अब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, F से फ्यूमरेट बनता है, फिर हाइड्रोजन निकलते हैं उसे लेने, FAD आता है, जिस स्टेप पर फ्यूमरेट बनेगा उसी स्टेप पर FAD से FADH2 बनेगा। एंजाइम कौन सा लगेगा? जो सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकलवाए। जस्ट एक्सक्यूज मी माय डियर स्टूडेंट्स, सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकलवाए यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज SDH, तो जहां फ्यूमरेट बनेगा उस स्टेप पर FADH2 बनेगा। अब फ्यूमरेट से मैलेट बनता है तो ये बोलता है बहुत काम कर लिया, CO2 निकलवा लिए, ATP बनवा लिए, NADH2 FADH2 में थोड़ा शांति रखूंगा, शांति से बैठूंगा, इस स्टेप पे कुछ नहीं होगा, ये पानी पिएगा, वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है, फ्यूमरेट टूटेगा तो फ्यूमरेज,
फिर जोश आ जाएगा तो फिर जब मैलेट से OA बनेगा, फिर हाइड्रोजन निकालेंगे, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज लगेगा और फिर से NADH2 मिलेगा। मैं समराइज करती हूं माय डियर स्टूडेंट्स, 3 जगह NADH2 बने, 6 कार्बन से 5 कार्बन जब बना, 5 कार्बन से 4 कार्बन जब बना, और एक लास्ट स्टेप जब मैलेट से OA बना तो 3 NADH2, एक FADH2 मिला जहां पे फ्यूमरेट बना, और 2 CO2 निकले जहां पे 6 से 5 और 5 से 4 कार्बन बना था, और एक ATP वाया GTP मिली सबस्ट्रेट लेवल जब कोशिश से सक्सेसफुल हुए थे। एंजाइम्स याद हो गए, यानी 1 क्रेब्स साइकिल से ट्रिक है 3-2-1, 1 क्रेब्स साइकिल की ट्रिक है 3-2-1, 3 NADH2, 2 CO2, 1 FADH2 एंड 1 ATP। अगर 1 ग्लूकोज पूछेंगे तो 2 क्रेब्स साइकिल काम करेगी, तो सब कुछ डबल कर देना, ठीक है। तो 1 क्रेब्स साइकिल की ट्रिक हो गई 3-2-1। देखिए कितनी ATP मिलेगी फाइनली आगे जाकर, 1 NADH2 से 3 ATP मिलती है, तो 3 NADPH2 से 9 मिल जाएगी, NADH2, NADP नहीं, NADPH2 फोटोसिंथेसिस में बनता है, PP या NADH2 बन रहा है, और 1 FADH2 से 2 ATP मिलती है, तो 3 NADH2 से 9 हो गई, 1 FADH2 से 2 हो गई, और एक ATP डायरेक्ट हो गई वाया GTP, यानी 9, 2, 11 और 1, 12। तो 1 क्रेब्स साइकिल में 12 ATP मिलती हैं, और 2 क्रेब्स साइकिल से फाइनली हमें 24 ATP मिलेंगी। हाथ कुछ नहीं आया, हाथ तो अभी क्या आया है, हाथ अभी क्या आया है, ग्लाइकोलिसिस की 2 ATP हाथ आई है, और ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मिले थे, अभी ATP हाथ नहीं आई। लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 मिले थे, डायरेक्ट कोई ATP नहीं मिली थी। और क्रेब्स साइकिल में 2 क्रेब्स साइकिल की भी अगर मैं बात करूं तो 6 NADH2 और 2 FADH2 मिले, हाथ में तो केवल 1 और 1, 2 साइकिल से 2 ATP आई है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में अगर मैं देखूं तो क्या आया है, ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP और 2 क्रेब्स साइकिल से 2 ATP, यानी 4 ATP मेरे हाथ आई है, केवल मात्र 4 ATP, और बाकी 10 NADH2 मुझे मिल गए हैं, 2 ग्लाइकोलिसिस से, 2 लिंक रिएक्शन से, और 6 2 क्रेब्स साइकिल से। 10 NADH2 मिल गए हैं, 2 FADH2 मिल गए हैं, पर हाथ नहीं आया, हाथ तो केवल 4 ATP आई है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी क्रेब्स साइकिल की। अब समझो, अब NCERT ये कहती है कि अभी तक आपने प्रॉमिस तो की थी 38 ATP, वो तो मिली नहीं, हाथ में केवल 4 ATP आई है। दूसरा, आप तो कह रहे हो एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी तक तो ऑक्सीजन का रोल ही नहीं आया। तीसरा, ये जो NADH2 FADH2 है, इससे ATP कैसे बनेगी, और इनको रीऑक्सीडाइज करना है, वापस NAD/FAD बनाना है, वरना एक दिन इनका स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर इतनी साइकिल भी नहीं चलेगी। तो ये सारा काम अब हम समझेंगे फाइनल स्टेप ETS एंड OP के अंडर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तैयार है, आपको मजे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में हुई माइटोकॉन्ड्रिया की, और क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में हुई। क्रेब्स साइकिल के लिंक रिएक्शन के जितने एंजाइम्स हैं वो ऑब्वियसली मैट्रिक्स में मिलेंगे, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वो जो सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना रहा था जब FADH2 बन रहा था, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे मिलता है। क्यों, अभी समझाती हूं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से ETS की। रेडी, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट, जो हम बात कर रहे हैं अब ETS, समझो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्चुअली जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होगी, लिपिड की बाइलेयर, बीच बीच में इंट्रिंसिक फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन्स होंगे। 5 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। ये प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं। अब देखो, याद करवाती हूं, पहले कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या आएगा, फालतू मन फसा। कैसे याद रखोगे, फालतू मन फसा, फालतू मन यानी FMN और फसा यानी FES। देन सेकेंड कॉम्प्लेक्स याद रखोगे, फैड, फैड को फैड बोल रही हूं, फैड फसा यानी FAD FES। देन कॉम्प्लेक्स 3 में बी फंसी जीवन में, एक मधुमक्खी है वो फंस गई है, बी फंसी जीवन में नहीं C1 में, बी फंसी जीवन में नहीं C1 में, बी यानी साइटोक्रोम बी, फंसी यानी FES, C1 में यानी साइटोक्रोम C1, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B फर्स्ट और लास्ट है, और बीच में साइटोक्रोम A एंड A3 आता है।
और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो F0F1 पार्टिकल, जिसे हम ऑक्सीजोम कहते हैं, वो होता है। इस ऑक्सीजोम का F0 पार्ट मेम्ब्रेन में धसा है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, और F1 हेड पीस टुवर्ड्स मैट्रिक्स है, जो एक्चुअली एटीपी बनवाएगा, एटीपी सिंथेज होगा। अब होता क्या है, NADH2 अपने हाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है कॉम्प्लेक्स 1 को देता है, और FADH2 अपने हाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। कॉम्प्लेक्स 1 भी कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 भी कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा एक्चुअली साइटोक्रोम के अंदर, आयरन सल्फर प्रोटीन के अंदर, FMN के अंदर, FAD के अंदर जो आयरन है वो Fe2 Fe3+ में रिवर्सिबली इलेक्ट्रॉन मिलने और जाने से आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट में रहते हैं। तो NADH2 H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एटम यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो NADH2 ने अपने दोनों हाइड्रोजन एटम यानी 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिए, तो कॉम्प्लेक्स 1 को बोलते हैं NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 से ले रहा है तो उसे FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। और FADH2 के पास कहां से आए थे हाइड्रोजन, क्रेब्स साइकिल सक्सिनेट से, तो इसी कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। तभी तो कह रहे हैं हम कि क्रेब्स साइकिल में SDH इनर मेम्ब्रेन पे मिलता है, वो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है। अब समझो मजेदार चीज, तो हम NADH2 ने कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, FMN फालतू मन को उसने फंसा FES को दिया, अब उसे पहुंचाना है कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम B के पास में, पर इसे चिट्टी फेंक के तो मार नहीं सकते हैं, तो यूबिक्विनॉन नाम का इसी मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है, ये मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है। यूबिक्विनॉन यूबिक्विनॉन ये कीटोन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन भी प्रोटॉन भी लेगा और UQH2 यानी यूबिक्विनॉल में चेंज हो जाएगा, और अब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B को दे देगा। तो साइटोक्रोम 1 से साइटोक्रोम 3 के पास यूबिक्विनॉन जो यूबिक्विनॉल के रूप में इसे लेकर आ जाता है। सेम यही काम ये तब भी करता है जब FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को दिए हैं, उसे भी कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचाना है साइटोक्रोम B के पास, वहां भी यूबिक्विनॉन आता है, वो यूबिक्विनॉल में चेंज हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा देता है। तो 1 से भी 3 पर आ रहे, 2 से भी 3 पर आ रहे। अब B फंसी G1 में नहीं C1 में, यानी साइटोक्रोम B से FES से C1 पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब इस थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स को फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे पहुंचाना है, फिर से ये चिट्ठी फेंक के तो मारेगा नहीं, तो एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है जिसका नाम है साइटोक्रोम C। ये इनर मेम्ब्रेन में ही है पर अंदर नहीं धसा, आउटर सरफेस पर है। तो ध्यान रखो UQ यूबिक्विनॉन एंड साइटोक्रोम C दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर हैं, पर यूबिक्विनॉन मेम्ब्रेन के अंदर है और साइटोक्रोम C ऑन आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन है। ये फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा और पहुंचा देगा साइटोक्रोम 4 के पास। पहले कॉपर सेंटर A को देगा, फिर साइटोक्रोम A पे जाएगा वो, फिर साइटोक्रोम A3 पे जाएगा, फिर कॉपर सेंटर B पे जाएगा। इसका क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स 4 ने साइटोक्रोम C से ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी उसने साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लिया, यानी खुद का तो रिडक्शन हुआ पर साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन करवाया, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। तो मैं फिर से कहती हूं क्या घटना घटी है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 डिहाइड्रोजिनेज फालतू मन फंसा FMN FES, उसने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को दिया साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स को, और कॉम्प्लेक्स 3 ने कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचाया वाया साइटोक्रोम C। तो 1 से यूबिक्विनॉन के थ्रू थर्ड कॉम्प्लेक्स से साइटोक्रोम C और उससे पहुंच गया फोर्थ कॉम्प्लेक्स। तो 1 से 3 से फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और सेम ऐसे ही 2 से भी 3 और 3 से 4 पे आ रहा है। 1 से 3 से 4, 2 से भी 3 से 4। अब अभी तक ऑक्सीजन का कहीं रोल नहीं आया। अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फोर्थ कॉम्प्लेक्स के कॉपर सेंटर B पे पहुंच गए, अब आएगा मेन गुंडा ऑक्सीजन। लाओ ये सब मेरे शिकार हैं। ऑक्सीजन ड्राइविंग फोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन ही है जिसने इन इलेक्ट्रॉन्स को खिंचवाया है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा दे नहीं रहे थे, तो इन्हें हाइड्रोजन का पार्ट बनवाकर और बुलवाया है। बोलती है लाओ मेरे इलेक्ट्रॉन्स दे दो मुझे। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, अगर 1 NADH2 या 1 FADH2 ऑक्सीडाइज हुआ है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एटम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब
2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कहती है प्रोटॉन का जुगाड़ मैं खुद कर लूंगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यानी 2 हाइड्रोजन एटम यानी H2 और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा या एक एटम कह लो, तो बन गया H2O। तो कॉम्प्लेक्स 4 के बाद बनेगा पानी, मेटाबॉलिक वाटर H2O। 1 NaDH2 से कितने पानी बनेंगे? 1 पानी बनेगा, बिकॉज 1 NaDH2 से 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी 1 पानी बनेगा। बताओ मुझे 1000 NaDH2 से कितने पानी बनेंगे? 1000 बनेंगे। तो 1000 NaDH2 से 2000 इलेक्ट्रॉन आएंगे यानी 2000 प्रोटॉन आएंगे यानी 2000 हाइड्रोजन एटम होंगे यानी 1000 पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। बस ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। FADH2 से भी सेम होगा, एक FADH2 से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी एक पानी बनेगा। तो 1 FADH2 से भी एक पानी, 1 NaDH2 से भी एक पानी। NaDH2 ऑक्सीडेशन के टाइम कॉम्प्लेक्स 1 से 3 से 4 से ऑक्सीजन को दिया और FADH2 के टाइम कॉम्प्लेक्स 2 से 3 से 4 से ऑक्सीजन के पास दिया, यानी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। टर्मिनल स्टेज पे रोल आ रहा है बट कम रोल नहीं है, भले ही आखिरी में आ रहा है, पर मेन गुंडा इसी ने खींच के बुलाया है इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनकी ऊर्जा निकल रही है, उस एनर्जी को यूज करके, ध्यान से सुनिए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन्स को पंप करेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन पंप करता है, पर कॉम्प्लेक्स 4 2 ही प्रोटॉन पंप करता है। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन तो उसने पानी बनाने के लिए यूज कर लिए, वो ऑक्सीजन ने बोला था ना मैं जुगाड़ कर लूंगी, वो ये जुगाड़ है। तो कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप नहीं है। ठीक है, अब प्रोटॉन कहां पंप हो रहे हैं? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो दोनों आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, पंप कह रही हूं मैं, यानी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तभी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यूज करके पंपिंग कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में लो है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाई है और लो टू हाई पंप हो गए, टोटल 10 प्रोटॉन पंप हो गए हैं, 4 + 4 + 2। अब ये हाई है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो ये मैट्रिक्स की तरफ हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन भागना चाहेंगे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, बिल्कुल वैसा ही माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि फोटोसिंथेसिस में आपने सीखा होगा, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड के ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में क्रिएट हुआ था, याद आया? मोर प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर है, वहां मोर प्रोटॉन, मोर प्लस चार्ज आ गया और मैट्रिक्स की तरफ माइनस चार्ज आ गया। ये प्रोटॉन्स भागने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लेक्स 5 हेल्प करेगा। F0 जो है ये चैनल है, हाई टू लो लेके जा रहा है, पर प्रोटीन के थ्रू जा रहे हैं, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। ये कहते हैं हम तुम्हें जाने तो देंगे, रास्ता देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी एनर्जी देनी है। प्रोटॉन कहता है मेरे पे कहाँ एनर्जी है? बोला तुम पे बहुत एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से तुमको पंप किया है, तो तुम पे एनर्जी है, अपनी एनर्जी हमको दे दो, हमको दे दो ठाकुर। तो ये अपनी एनर्जी इस F1 पार्टिकल को देते हैं और वो एटीपी सिंथेज एंजाइम की तरह बिहेव करता है और एडीपी में फॉस्फेट जोड़ता है, इस एनर्जी को यूज कर और एटीपी बनाता है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, एटीपी फॉर्म हो गई तो फॉस्फोराइलेशन, पर एटीपी क्यों फॉर्म हुई? प्रोटॉन्स के कारण। प्रोटॉन क्यों पंप हुए थे? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण, इसीलिए से बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये बन गई एटीपी। अब अगर NaDH2 ऑक्सीडाइज हुआ है तो कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, यानी 4 + 4 + 2 यानी 10 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। पर अगर FADH2 ऑक्सीडाइज हुआ है तो कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 इन्वॉल्व है। 2 तो पंप करता नहीं है प्रोटॉन, यानी सिर्फ 3 और 4 कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन पंप होंगे, यानी 4 + 2 6 प्रोटॉन पंप होंगे। यानी दोनों केस में प्रोटॉन नंबर पंपिंग अलग अलग है, इसीलिए एटीपी जो बनेगी वो अलग अलग होती है। तो ध्यान से सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले एनसीईआरटी में ये दिया था कि 2 प्रोटॉन जब F0 F1 पार्टिकल से जाते हैं तो 1 एटीपी बनती है, पर अब एनसीईआरटी ने इसे चेंज कर दिया है। ध्यान रखना, 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है। थ्योरी में भी एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है, डायग्राम में भी चेंज कर दिया है। 4 प्रोटॉन मूव जब करेंगे F0 से F1 तो 1 एटीपी बनेगी। तो कायदे से NaDH2 के टाइम पे 10 प्रोटॉन है, यानी 2.5 एटीपी बननी चाहिए।
और FADH2 के टाइम पे 6 प्रोटॉन है, यानी 1.5 ATP बननी चाहिए। पर एनसीईआरटी ने आज भी पुरानी थ्योरी लिखी हुई है कि 1 NADH2 से 3 ATP और 1 FADH2 से 2 ATP मिलती है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। न्यू कॉन्सेप्ट है, जो न्यू कॉन्सेप्ट वो यही है कि 1 NADH2 से 10 प्रोटॉन यानी 2.5 ATP और 1 FADH2 से 6 प्रोटॉन यानी 1.5 ATP। अगर ये ऑप्शन हो तो यही आंसर लगाना, ये ऑप्शन नहीं है तो 3 ATP 2 ATP पुराना कंसेप्ट आंसर लगा देना। एनसीईआरटी ने ETS का डायग्राम बदल दिया है। एनसीईआरटी ने 4 प्रोटॉन से 1 ATP बनती है, ये भी बदल दिया, अपडेट कर दिया। पर ये पॉइंट अभी रह गया है अपडेट करना, शायद जल्दी हो जाएगा कि 1 NADH2 से 3 नहीं 2.5 ATP और 1 FADH2 से 2 नहीं 1.5 ATP मिलती है। इसे अगर कैलकुलेट करोगे ना, देखो कितने NADH2 हैं अपने पास, 2 ग्लाइकोलिसिस के, 2 लिंक रिएक्शन के और 6 क्रेब्स साइकिल के, यानी 10 NADH2 है। तो 10 NADH2 से 3 ATP के हिसाब से करोगे तो 30 ATP, पर 2.5 ATP के हिसाब से करोगे तो 25 ATP मिल रही है। और 2 FADH2 से पुराने कंसेप्ट 2 ATP के हिसाब से 4 ATP, पर नए कंसेप्ट 1.5 ATP के हिसाब से 3 ATP मिल रही है। तो 30 + 4 34 ATP, पर 25 + 3 28 ATP। और 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल वाली तो कॉमन है, यानी न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से 28 + 4 32 ATP मिलती है और ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से 34 + 4 38 ATP मिलती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर न्यू कंसेप्ट वाला ऑप्शन दे दे तो न्यू कंसेप्ट ही लगाना। 32 टोटल है, 2.5 1 NADH2 से और 1.5 1 FADH2 से एंड 4 प्रोटॉन की पंपिंग से 1 ATP। मजे आ गए। अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस इसके बाद तो हमें छोटे छोटे से कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन एनारोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होगी। फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। फर्मेंटेशन में बस ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP मिल चुकी हैं, पर यहाँ पे 32 न्यू कॉन्सेप्ट है, 38 ओल्ड कॉन्सेप्ट, यानी बहुत सारी ATP मिलेंगी। फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है प्रोडक्ट या इथाइल अल्कोहल एंड CO2, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 + वाटर + एनर्जी मिलती है। फर्मेंटेशन केवल साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व हो रहा है, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हो रहा है। वो जो ग्लाइकोलिसिस वाले, वो जो भी NADH2 का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, NADH2 का ऑक्सीडेशन, वो फर्मेंटेशन पुराना प्रोसेस है, स्लोअर है, और एरोबिक में फास्टर है। ये एक टॉपिक हो गया। अब एम्फीबॉलिक पाथवे हमें समझना है। देखिए स्टूडेंट, चाहे कार्बोहाइड्रेट टूटे चाहे फैट टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी मिलने के लिए फैट मतलब ट्राइग्लिसराइड, उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, ठीक है। अब ग्लिसरॉल भी पागल और धाप में कन्वर्ट होके फिर आगे के स्टेप कॉमन होंगे। ऐसी फैटी एसिड भी जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आगे के स्टेप सेम होंगे। इसी तरह प्रोटीन से अगर एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो प्रोटीन को पहले हाइड्रोलाइसिस करके प्रोटीएजेज एंजाइम्स की मदद से अमीनो एसिड बनाएंगे, फिर अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप हटाएंगे यानी डीएमिनेशन करेंगे तो एसिड बनेगा। कुछ अमीनो एसिड पायरुविक एसिड में चेंज होते हैं, कुछ एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होते हैं और कुछ क्रेब्स साइकिल के एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। तो एक बात समझो कि ये बीच बीच में कहीं कहीं पर ज्वाइन करेंगे फैट और प्रोटीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इनसे भी ATP तो मिलेगी, पर कितनी मिलेगी वो हमको नहीं पढ़ना है, पर मिलेगी। ये सबका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेकडाउन। पर अगर जरूरत पड़ेगी तो पागल धाप से ग्लिसरॉल भी बनाया जा सकता है, वापस एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड बनाया जा सकता है जिससे फिर फैट बन जाए। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में या क्रेब्स साइकिल के एसिड से अमीनो एसिड भी बनाए जा सकते हैं, फिर से उल्टी गंगा बहाई जा सकती है जिनसे फिर प्रोटीन बन जाए, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, यानी एम्फीबॉलिज्म है। डन। नाउ लास्ट चीज जो हमें पढ़नी है इसके अंदर वो है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। वैसे तो बैलेंस शीट पूरी हम बना के देख चुके हैं, 38 32 पूरा हिसाब लगा चुके हैं, किस स्टेप में कितनी ATP मिलती है, सबस्ट्रेट लेवल, NADH2 FADH2 पूरा हिसाब लगा चुके हैं। एनसीईआरटी कहती है कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक समय में कितनी ATP बन रही है सेल के अंदर वो हम कैलकुलेट कर ले। क्यों? क्योंकि ये जो हमने सारा हिसाब लगाया ये तब लगाया व्हेन ओनली ग्लूकोज को हम सबस्ट्रेट माने, पर हो सकता है कि बॉडी सेल प्रोटीन और फैट भी तोड़ रहा हो, नंबर 1।
नंबर 2, ये हम तब मान रहे हैं जब शुरू से लेके आखिरी तक सारे स्टेप्स हो रहे हैं, पर मान लो बीच में अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल को निकाल लेते अमीनो एसिड बनाने के लिए, तो आगे के तो स्टेप्स ही नहीं होते, तो उतनी एटीपी कम हो जाती। यानी हम ये मान रहे हैं कि कुछ भी इंटरमीडिएट नहीं निकाला, पूरी आखिरी तक जा रही है, तब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में, रियलिटी में। हम ये मान रहे हैं कि एक के बाद एक स्टेप सीक्वेंस में हो रहे हैं, ओनली ग्लूकोज रेस्पायर हो रहा है, पूरा एंड तक कहानी जा रही है, तब जाकर हम बोलते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कंप्लीट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको मजे आए हैं। मैंने कोशिश की है सारे एंजाइम्स विजुअलाइज करवाने की, याद करवाने की। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स।